हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक नया क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और इसमें एमसीक्यू प्रश्न होंगे जो कि यूपी लेखपाल जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस ज्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पॉलिटी से रिलेटेड है। और पॉलिटी से रिलेटेड देखिए, आपको जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके भारत की पंचायती राज व्यवस्था पर बेस्ड होंगे और इसके साथ ही राज्यों की पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूपी टेट वाले बच्चों के लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकांश ऐसा होता है कि पॉलिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा विषय होता है वो जो एलियन होता है। ठीक है, उनके लिए कोई नया विषय नहीं होता है और वह उसे उतने तन्मयता से पढ़ते भी नहीं है, बोरियत भी महसूस होती है पढ़ने में। इसलिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्न एक एक करके लेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करने के साथ साथ हम उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। बहुत सारी थ्योरी रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी वह भी बताई जाएगी। तो दोस्तों, सेशन में बढ़ने से पहले मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कृपया लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें। तो दोस्तों, सेशन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहां पेश करता है? तो जन लोकपाल यह आंदोलन चला था, आपको पता होगा, अन्ना हजारे ने इसको लीड किया था। उसमें केजरीवाल भी सम्मिलित थे, बहुत सारे और सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े हुए थे। तो लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहां पेश करता है? तो दोस्तों, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है संसद में। ठीक है, संसद में अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकपाल पेश करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति का भी नाम लिखा है, मुख्य न्यायाधीश का भी नाम लिखा है। तो दोस्तों राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा यह भी जानना जरूरी है। किसी भी प्रश्न पत्र में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करता कौन है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव एकल मत संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। और दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन वोट देता है? तो दोस्तों, जो दोनों सदन हैं, एक राज्यसभा है उच्च सदन और एक निचला सदन है लोकसभा, यह इन दोनों के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ जो भी राज्यों की विधानसभाएं हैं वह भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाएं, याद रखिएगा, विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते इसमें। तो राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई, मान लीजिए राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब चुनने के बाद उसे शपथ कौन दिलाएगा? वह तो सर्वोच्च पद है, तो उसे शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, राष्ट्रपति को अगर हटाना है, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसे हटाने की जरूरत है, तो कैसे हटाएंगे? महाभियोग चलाकर। और महाभियोग दोस्तों, यह संसद की किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, यानी कि राज्यसभा भी प्रस्तुत कर सकती है, लोकसभा भी प्रस्तुत कर सकती है। दोनों में 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। अगर राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो महाभियोग, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाए और फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा महाभियोग के द्वारा। और मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव नहीं होता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और नियुक्ति करता कौन है? उसे शपथ कौन दिलाता है? या दोनों काम राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश से संबंधित जो भी तथ्य है उसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, मानवाधिकार का कार्यालय स्थित है दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली में मानवाधिकार का कार्यालय स्थित है। चलिए, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल निश्चित है कितना? तो दोस्तों, विधानसभा और विधान परिषद यह दोनों विधान मंडल की ही घटक हैं और राज्यपाल भी उसका एक घटक है। तो राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद और विधान जो विधायिका का विधान करता है वह है राज्यपाल। तो राज्यपाल भी इसका एक सदस्य है। और विधानसभा का सामान्य कार्यकाल निश्चित कितने वर्ष के लिए है? आपको पता होगा, जब किसी प्रदेश की सरकार बनती है तो सरकार का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा में बहुमत से ही तो सरकार चुनी जाती है।
तो विधानसभा के सदस्यों में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी की सरकार बनाई जाती है। 5 वर्ष तक यह सरकार चलती है। तो विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक है, याद रखेंगे 5 वर्ष का है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, तो कार्यकाल उसका अनिश्चित है, क्योंकि परमानेंट स्थायी सदन है। ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता विधान परिषद। हाँ, कोई राज्य अगर चाहता है तो वह राज्य क्या कर सकता है, विधान परिषद को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। समाप्त कर सकता है, भंग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद खत्म करके फिर से चुनाव करे, इस तरह से नहीं कर सकता। परमानेंट सदन है। और हर एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का है विधान परिषद में, तो 6 वर्ष का है, बिल्कुल राज्यसभा के समान ही, याद रखेंगे। और हर राज्य के पास विधान परिषद होता भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के पास है, बिहार के पास है, तो कुछ राज्यों के पास ही विधान परिषद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निकायों का कार्यकाल कितना रखा गया है, तो दोस्तों नगर निकाय के चुनाव होते हैं, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही है। ठीक है, नगर निकायों का कार्यकाल कितना रखा गया है, 5 वर्ष का ही रखा गया है। तो स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड यह भी सारे के सारे प्रश्न हैं। चलिए अगला जो है प्रश्न वह यह है कि नागरिक अधिकार पत्र किस देश में ज्यादा लोकप्रिय है, तो नागरिकों के अधिकार से रिलेटेड पत्र है वह इंग्लैंड में ज्यादा मशहूर है, इंग्लैंड में ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड से या ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के लगभग 200 से ज्यादा अनुच्छेद भारत संविधान अधिनियम 1935 से लिए गए। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे, बहुत सारे अनुच्छेद अंग्रेजों के द्वारा ही बनाए गए थे और अंग्रेजों के ही कानून से 200 से ज्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में है। संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी है हमारे, 395, याद रखेंगे। चलिए, और कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद की बात हो रही है, विधानसभा की बात नहीं हो रही है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई, 6.4 करोड़, 3.6 करोड़, 5.5 करोड़, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि संविधान निर्माण में मात्र 63 लाख रुपए खर्च हुए थे। याद रखेंगे कितने रुपए खर्च हुए थे, 63 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, नगर निकायों के में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, तो नगर निकायों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ऐसे ही ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कि राज्य मंत्री परिषद का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो मंत्री परिषद का वास्तविक प्रधान, वास्तविक हेड कौन होता है, मंत्री परिषद कौन देखता है, तो किसी भी राज्य में आपने देखा होगा मंत्री होते हैं, कैबिनेट होती है, तो कैबिनेट का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री ही होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। अगर देश की बात की जाए तो देश में मंत्रिमंडल का जो है अध्यक्ष कौन होता है, वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का वास्तविक प्रधान अध्यक्छ होता है। भारतीय संविधान में निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे, तो दोस्तों निर्माण जब हो गया संविधान का तो कितने अनुच्छेद हो गए थे, 395। वह आज भी हैं। कितने अनुच्छेद हो गए थे, 395। खैर इसमें बहुत सारे भाग जोड़ दिए गए, बाद में बहुत सारे अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई, तो नए अनुच्छेद तो नहीं जुड़े, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 35 का 35 खा ऐसे जुड़ गए बहुत सारे अनुच्छेद। तो यह अगर ऐसे नंबर के हिसाब से काउंट किया जाए तो नंबर के हिसाब से अब हो गए हैं 470। ठीक है, 470। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो असलियत में 395 है, संख्या के आधार पर कितने हो गए, 470। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, ग्राम प्रधान ही पंचायत समिति का प्रमुख होता है। ठीक है, तो पंचायत समिति का प्रमुख ग्राम प्रधान। 12वां प्रश्न, राज्य विधानसभा की गण पूर्ति कितनी होती है, तो गण पूर्ति दोस्तों कितनी होती है, 1/10 होती है। 1/10 होती है, यानी कि 10% गण पूर्ति राज्य विधानसभा की होती है। ब्रिटेन में कितने स्थानीय सेवा चार्टर हैं, तो दोस्तों स्थानीय सेवा चार्टर ब्रिटेन में कितने हैं, यह प्रश्न है। स्थानीय सेवा चार्टर हैं 42।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री, अच्छा, संसदीय कार्य प्रणाली कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। और अगर पूछ लिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो यह आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न पर आते हैं कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री के ऊपर होता है राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री का त्यागपत्र लेता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आते हैं 15वें प्रश्न पर। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? उतनी ही आयु होनी चाहिए जितना कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु? 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु? 25 वर्ष। और अगर बात की जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ठीक है, सरपंच। अच्छा, पंचायती राज की बात हो रही है, तो पंचायती राज किस समिति के संशोधन पर, किस समिति के सुझाव पर बना? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, याद रखेंगे नाम, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी देश में। और गांधी जी के विचारों को एक तरह से एक आयाम देने के लिए, क्योंकि संविधान में ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि नेहरू जी गांधी जी के बहुत अच्छे शिष्य थे और गांधी जी के विचार और नेहरू जी के विचार मिलते थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनका जो विकास का मॉडल था वो शहरों पर ज्यादा केंद्रित था। वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते थे, शहरों का विकास अच्छी तरह से करना चाहते थे, भारत में विनिर्माण उद्योग को बढ़ाना चाहते थे, फैक्ट्रीज को बढ़ाना चाहते थे, जिससे देश का आर्थिक विकास हो। जबकि गांधी जी देश को स्वावलंबी बनाने के लिए गांवों का विकास करने की बात करते थे, ग्राम पंचायतों का विकास करने की बात करते थे, रूट लेवल डेमोक्रेसी की बात करते थे। तो गांधी जी के इन्हीं विचारों को किसी तरह से संविधान में जगह दी जाए, क्योंकि बहुत सारे संविधान सभा के सदस्य ऐसे थे जो गांधीवादी थे और उनका मानना यह था कि गांधी जी को आपने राष्ट्रपिता तो बना दिया, पर गांधी जी की किसी चीज को आपने संविधान में इस तरह से डाला ही नहीं। तो आप क्या करिए, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो एक तरह से वो हो गए, आयरलैंड से लिए गए थे, तो समाजवादी हो गए वो सारे के सारे। समाजवादी हो गया संविधान, थोड़ा सा राइट विंग, थोड़ा सा लेफ्ट विंग, लेकिन गांधीवाद कहाँ गया? तो गांधीवाद की स्थापना के लिए देश में पंचायती राज व्यवस्था बनी और पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के सुझावों पर बनी। सबसे पहले प्रोटोटाइप के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राजस्थान का एक गांव था नागौर, एक गांव है दोस्तों, वहां पर लागू की गई थी। और गांव नहीं, जिले के पूरे हर एक गांव में लागू की गई थी। ठीक है, तो कौन से जिले में लागू की गई थी? तो नागौर जिले में लागू की गई थी राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम। उसके बाद दोस्तों आ जाती है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है। और अशोक मेहता समिति ने क्या किया था? उसने कहा था कि ग्राम स्तर पर न्यायिक ग्राम पंचायतें होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ग्राम स्तर पर न्यायिक ग्राम पंचायतें जो कि न्यायिक मामलों का निस्तारण करें ग्रामीण लेवल पर। तो ऐसा कुछ होना चाहिए सिस्टम हमारे पास कि लोकल जुडिशियरी होनी चाहिए। खैर बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, ये बहुत ही अच्छा सुझाव था और भारत सरकारों ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है, अमल अवश्य होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति और बलवंत राय समिति दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों की दोनों ग्राम राज्य व्यवस्था से ही संबंधित हैं, ग्राम पंचायतों से ही संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की तरफ। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का सामान्य कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो विधान परिषद की बात हो रही है, तो विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का, और 6 वर्ष का ही कार्यकाल राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकपाल के पद की अवधि कितनी रखी गई है? तो लोकपाल के पद की अवधि रखी गई है 5 वर्ष। लोकपाल अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करेगा? तो संसद में प्रस्तुत करेगा। ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी बार होना जरूरी है? तो दोस्तों मैंडेटरी है कि 4 बार ग्राम सभा की बैठक हो। तो ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 4 बार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न पर आ जाते हैं। विधानसभा में बजट कौन पेश करता है? तो विधानसभा में बजट, विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी में भी अगर बजट प्रस्तुत हो रहा है
तो हमेशा वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा। अगर बात हो रही है राज्य की तो राज्य का वित्त मंत्री प्रस्तुत करेगा बजट। अगर बात हो रही है देश की तो केंद्रीय वित्त बजट, केंद्र में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वो प्रस्तुत करेंगी। तो विधानसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए। राज्य विधानसभा की अधिकतम अवधि क्या है? तो विधानसभा की अधिकतम अवधि क्या है? हर पांच वर्ष की होती है विधानसभा। 5 वर्ष बाद क्या होती है? भंग कर दी जाती है और फिर से चुनाव होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, तो विधानसभा क्या होगी? भंग हो जाएगी। तो 5 वर्ष अधिकतम अवधि होती है राज्य विधानसभा की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में टोटल 8 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। मानवाधिकार केंद्र का कार्यालय कहां पर है? तो वैश्विक स्तर पर इसका कार्यालय कहां पर है? तो वैश्विक स्तर पर इसका कार्यालय है जेनेवा में। ठीक है, और जेनेवा कहां पर स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जेनेवा में मानवाधिकार केंद्र का कार्यालय है। और साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। और स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में है? तो हेग में। हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और जेनेवा में मानवाधिकार केंद्र। और स्विस बैंक भी है स्विट्जरलैंड में। पता ही होगा आपको कि काला धन भी जमा करवाता है। अन्य देशों से जो भ्रष्टाचार करके लोग काला धन इकट्ठा करते हैं उसको भी जमा करता है अपने पास। यह भी बहुत महान कार्य है उसका। भ्रष्टाचार अधिनियम निम्न में से संबंधित है। दोस्तों किस सन में बना था? 1947 में भ्रष्टाचार अधिनियम संबंधित है, 1947। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। भारत का वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधान परिषद बिल्कुल है, महाराष्ट्र में है, बिहार में तो सबसे पुरानी विधान परिषद है, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। और इन्होंने कहा है सरकार से कि हमें विधान परिषद चाहिए, और विधान परिषद पाने के लिए इन्होंने केंद्र के सामने संस्तुति प्रस्तुत की है। ठीक है, तो यहाँ थे 25 प्रश्न, और 25 प्रश्न सारे के सारे पॉलिटी से रिलेटेड थे। एक आधा प्रश्न अगर इधर उधर से भी थे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के सेशंस के साथ मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।